गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं हूं राजकुमार सिंह और आपका स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम लेमन गुड मॉर्निंग में। जी हां, आज हम बात करेंगे पेपर में आई उन बड़ी खबरों की जो आज पहले पृष्ठ पर अपनी जगह बना पाई। और इसके लिए सबसे पहले बढ़ते हैं हम अपने पहले भाग की तरफ। जी हां, तो हम बात करेंगे आज उन पेपरों की जिस पर बड़ी खबरें छपकर सामने आई, और इसमें हमारी मदद करेंगे हमारे सहयोगी संजय मिश्रा जी। जी हां संजय जी, क्या कुछ खबरें हैं जो आज के दिन पहले पृष्ठ पर जगह बनाने में सफल रहीं? जी बिल्कुल, शुक्रिया राजकुमार। और सबसे पहले तमाम दर्शकों को सुप्रभात। रविवार का दिन है, अवकाश का दिन है, ज़्यादातर लोग आज अपने घरों में ही हैं। लेकिन सुबह की जब शुरुआत होती है तो हाथ में अगर चाय, गरम गरम चाय हो और अखबार सामने पड़ा हो तो जाहिर सी बात है कि मन के अंदर एक जिज्ञासा होती है कि अखबार के किस पन्ने में कौन सी खबर प्रमुखता से प्रकाशित की गई है। सबसे पहले रोज की भांति आज भी हम लेमन गुड मॉर्निंग शो में कई अखबारों को लाए हैं और सबसे पहले नवभारत टाइम्स की ओर बढ़ते हैं। नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज के हेडलाइन में है कि खफा सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं पहुंचे प्रधानमंत्री की डिनर मीटिंग में, सभी धार्मिक दिनों का सम्मान करें। जस्टिस जोसेफ ने पीएम मोदी को दी धर्मनिरपेक्षता की दुहाई। इसके साथ साथ जस्टिस कुरियन जोसेफ के बारे में हम आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आयोजित जिस तरीके से उन्हें डिनर पर बुलाया गया था, लेकिन उस डिनर में वो नहीं पहुंचे और ये अब मामला विवाद का सबब बनता जा रहा है। और ऐसे में जस्टिस कुरियन जोसेफ का एक बयान आया है जो नवभारत टाइम्स ने बड़े संक्षेप में प्रकाशित किया है। दिवाली, दशहरा, होली, ईद, बकरीद जैसे शुभ और पवित्र दिन ऐसा कोई आयोजन नहीं होता। उन सभी धर्मों के पवित्र दिनों का सम्मान किया जाए जिन्हें राष्ट्रीय अवकाश का दिन घोषित किया गया है। और एक प्रकार से जस्टिस जोसेफ ने जो नाराजगी व्यक्त की है उसको हम आपको बता दें। जस्टिस जोसेफ ने इससे पहले गुड फ्राइडे से ईस्टर यानी शुक्रवार से रविवार के बीच इस सम्मेलन का आयोजन किए जाने पर आपत्ति जताते हुए देश के मुख्य न्यायाधीश एचएल दत्तू को पत्र लिखा था। उन्होंने कहा कि मैं अपनी गहरी नाराजगी व्यक्त करते हुए आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि इस तरह का महत्वपूर्ण सम्मेलन ऐसे समय में नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा आयोजित डिनर पार्टी में जज महोदय का न जाना इस बात को कहीं ना कहीं से दर्शाता है कि वो कहीं खफा है किसी चीज को लेकर, और अब इसके ऊपर सियासी हलकों में सुगबुगाहट शुरू हो चुकी है। देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में क्या कुछ होता है। क्या वाकई जस्टिस महोदय की नाराजगी थी या फिर उनके पास समय नहीं था उस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की डिनर पार्टी में जाने का। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बोर्डो के 3 आरोपी आर्थिक राजधानी मुंबई से गिरफ्तार हुए हैं और यह एक बड़ी खबर कही जा सकती है क्योंकि महाराष्ट्र एंटी टेररिस्ट स्क्वाड की यह कार्रवाई है। पिछले साल दिसंबर महीने में असम नरसंहार में 74 लोगों के कत्ले आम जो नरसंहार किया गया था, उन्हें मौत के घाट उतारा गया था, उसमें इन 3 बोडो उग्रवादियों को एटीएस ने मुंबई से सटे नवी मुंबई इलाके से गिरफ्तार किया है। और अब असम पुलिस इन तीनों को अपनी हिरासत में लेकर ट्रांजिट रिमांड के तहत इसका इन्वेस्टिगेशन करेगी। लेकिन महाराष्ट्र एटीएस ने खुफिया जानकारी के आधार पर यह कार्रवाई की है। उधर तेलंगाना राज्य में पुलिस और स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया के कुछ सदस्यों के बीच मुठभेड़ हुआ और इस मुठभेड़ में सिमी के आतंकी ढेर हुए हैं। आपको बता दें कि भीषण इस मुठभेड़ में 2 गैंगस्टर की मौत हो चुकी है, मारे गए हैं। मुठभेड़ में एक पुलिस सिपाही भी शहीद हो गया। बताया गया कि ये वही आतंकी हैं जो 2 साल पहले साल 2013 में मध्य प्रदेश की खंडवा जेल से फरार हो गए थे और तब कुल 5 आतंकी जेल से भागे थे। बताया गया कि मारे गए आतंकियों के नाम असलम और एजाज हैं। तो इस तरीके से सिमी के 2 आतंकियों को मुठभेड़ के दौरान पुलिस ने मार गिराया। ये घटना
तेलंगाना की है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। साफ तौर पर योग हिंदू बनाने का तरीका नहीं है। अमेरिकी कोर्ट का एक फैसला आया है। खबर है वॉशिंगटन की। प्राथमिक विद्यालयों में सिखाया जा रहा योग हिंदुत्व की तरफ बढ़ने का मार्ग नहीं है। इससे धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं होता। कैलिफोर्निया की एक अदालत ने योग को विद्यालयों में जारी रखने की अनुमति दी है। शुक्र है इस बात का कि जिस योग की उत्पत्ति भारतवर्ष से हुई है, अब उस योग को स्वीकारने के लिए समूचा विश्व सामने लामबंद होता दिखाई दे रहा है। और अब अमेरिकी कोर्ट ने भी अपनी मुहर लगा दी है कि योग करना हिंदू बनाने का कोई तरीका नहीं हो सकता। अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हमारा अगला खबर है, अपनी इमेज बदलने में जुटेगी बीजेपी, जनता को बताएगी कि गरीबों की है सरकार। अडवाणी ने ठुकराया शाह का अनुरोध, मोदी शाह की पक्की जोड़ी। अब ये गुलशन राय खत्री की रिपोर्ट है। नवभारत टाइम्स के फ्रंट पेज पे ये खबर आप देख सकते हैं। ये और जिस तरीके से अपनी इमेज, ये खबर है। इस खबर पर हम आपको इससे तारुफ करा दें कि बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक पिछले कई दिनों से चल रही थी बेंगलुरु में, और कल उसका आखिरी दिन था। इसी बीच एक विवाद पैदा हुआ। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता लालकृष्ण आडवाणी बनाम वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह। क्या है खबर, ये हम आपको बता दें। बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक इस संकल्प के साथ समाप्त हो गई कि अब पार्टी केंद्र सरकार की उद्योगपति हितैषी सरकार की इमेज बदलने के लिए जुटेगी। पार्टी ने तय किया कि वो अभियान चलाकर विपक्ष के इस दुष्प्रचार की पोल खोलेगी और बताएगी कि मोदी सरकार उद्योगपतियों के लिए नहीं बल्कि गरीबों के लिए है, उनके हितों की रक्षा करने वाली सरकार है। ये तय किया गया है कि इसके लिए पार्टी विशेष अभियान चलाएगी। अब पार्टी में मोदी और शाह की जोड़ी की पकड़ का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि कार्यकारिणी की बैठक में किसी भी मुद्दे पर किसी भी सदस्य की आपत्ति सामने खुलकर नहीं आई। यहां तक कि जम्मू कश्मीर में सरकार बनाने को लेकर किसी सदस्य ने विरोध की हिम्मत नहीं जुटाई। अब राजनीतिक प्रस्ताव में 4 राज्यों की विधानसभाओं में जीत और नगरपालिकाओं में जीत के लिए मोदी और शाह की प्रशंसा तो की गई, लेकिन दिल्ली का जिक्र तक नहीं किया गया। जब चाहे मार्गदर्शन कर सकते हैं अरुण जेटली। आपको बता दें, इस बारे में पार्टी के सीनियर लीडर अरुण जेटली से जब यह पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि आडवाणी जी पार्टी के सीनियर लीडर हैं और वे जब चाहे किसी भी फोरम से पार्टी का मार्गदर्शन कर सकते हैं। संजय जी, एक मिनट आपको यहाँ रोकना चाहूँगा। जो ये अमित और मोदी की जो आपने पढ़ी की जोड़ी है, सबसे अच्छी जोड़ी है, लेकिन एक चीज़ अगर आप देखें कि जब तक मोदी सरकार नहीं बनी थी तब तक अमित शाह का कोई चेहरा किसी भी पोस्टर पे नहीं दिखता था, और यूँ कहें कि कभी भी नज़र नहीं आता था। ये आडवाणी जी और उसके पहले जो पूर्व अटल बिहारी वाजपेयी हमारे प्रधानमंत्री थे वो थे, लेकिन जब से मोदी सरकार आई अमित शाह और मोदी की जोड़ी की तारीफें सुनने को मिल रही है। लेकिन एक बात आप देखें कि जब बीजेपी का दिल्ली का चुनाव हुआ विधानसभा का, उस दौरान जो हालात थे, जितने बुरे हालात बीजेपी के थे, तो किसी ने भी अमित शाह पर उंगली नहीं उठाई। तो कहीं ना कहीं ये बात समझ में नहीं आती कि इन लोगों की तानाशाही कही जाए कि बुरे वक्त में किसी ने किसी एक भी नेता ने यहां तक कि नहीं कहा कि हाँ अमित शाह ने जो बागडोर संभाली थी, जो उन्होंने मेहनत की थी, उसके नतीजे इतने बुरे निकले। जबकि वहीं जब उत्तर प्रदेश में लोकसभा चुनाव में 80 सीटों में से सबसे ज्यादा सीटें बीजेपी को मिली थी, तो सबने अमित शाह की तारीफ की थी। देखिए, भारत में सबसे ज्यादा लोकसभा की जो सीटें हैं राजकुमार, वो उत्तर प्रदेश में है। 80 सीटें हैं लोकसभा की, जिसमें 74 सीटों के आसपास भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में सीटें आई थी। और खास करके अमित शाह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं है, बल्कि इस समय वो उसके कर्णधार भी हैं। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से बड़े पैमाने पर भारतीय जनता पार्टी को जीत हासिल हुई थी, उसमें सबसे ज्यादा श्रेय यदि किसी को जाता है तो वह अमित शाह को जाता है, और इस बात को इनकार भी नहीं किया जा सकता। साम दाम दंड भेद हर चीज में पूरी तरीके से निपुण है अमित शाह, और ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी की ये जो जोड़ी है, इस जोड़ी का ही कारण था कि पूरे भारतवर्ष में मोदी लहर देखा गया। चाहे वह मोदी लहर रही हो या न रही हो,
लेकिन मीडिया के माध्यम से जनता के मुखारबिंद पर सिर्फ और सिर्फ मोदी का नाम ही सामने आया। यही कारण था कि तमाम राजनीतिक दल के चुपड़े साफ हो गए, तमाम राजनीतिक दल हाशिए पर खड़े होकर एक बार फिर अपनी राजनीतिक जमीन सुधारने में कहीं ना कहीं उस कवायद में जुट गए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। अब अंतर कलह की यदि बात करें तो ऐसी कोई पार्टी नहीं है जहां भीतरी घात करने वाले लोग ना हो, अंतर कलह ना हो। लेकिन ये सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है पार्टी के उस कर्णधार का जिसके हाथ में पार्टी ने कमान सौंपी हो। लेकिन कहीं ना कहीं जब से मोदी सरकार आई है तो आप जो जनता है वो मोदी में हुई है, ना कि अमित शाह में। अमित शाह की तारीफ सिर्फ पार्टी के ही कुछ नेता कर रहे हैं। ये अब ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है कि वो उनकी मजबूरी है या सच में वो जिस तरीके से प्रमोट किया है, इस प्रमोशन में सबसे ज्यादा हाथ अमित शाह का रहा है। इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये दोनों ही लोग गुजरात से बिलोंग करते हैं। गुजरात के मुख्यमंत्री पद पर बने रहने का एक बड़ा वो हासिल है मोदी साहब को। इसके पीछे भी कहीं ना कहीं अमित शाह को श्रेय जाता है। अब विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा नहीं जिसको लेकर वह इनके ऊपर शिकंजा कसे। सिर्फ और सिर्फ साल 2002 के गुजरात के उस हिंदू मुस्लिम दंगे को लेकर अमित शाह जेल भी जा चुके हैं। और अब आपने देखा होगा कि एक के बाद एक कई नेता ऐसे हैं जिनके पास बहुत कुछ है कहने के लिए, लेकिन वो चाह के भी कह नहीं पाते। ये देखने को मिला बेंगलुरु के उस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आयोजित बैठक में। साफ तौर पर अखबार भी यही बयां कर रहा है और खबर भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कुछ इसी प्रकार की चली थी। तो अब बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि जिस तरीके से फीस बढ़ाने के खिलाफ पेरेंट्स का हल्ला बोल, खबर मुंबई से है और मनीष झा की रिपोर्ट है। आपको बता दें कि मनमाने ढंग से फीस बढ़ाने के चलते शनिवार को राज्य भर में स्कूल संचालकों के खिलाफ हल्ला बोला गया। पेरेंट्स टीचर्स एसोसिएशन यानी पीटीए के हजारों सदस्य मुंबई, नवी मुंबई, ठाणे, कल्याण, मीरा भाईंदर, वसई, विरार, पुणे, नासिक, अमरावती, सातारा, सांगली और कोल्हापुर सहित राज्य के विभिन्न हिस्सों में सड़क पर उतर आए और विरोध प्रदर्शन किया। एसोसिएशन ने बीजेपी सरकार से स्कूलों द्वारा फीस बढ़ोतरी को वापस लिए जाने के अलावा स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा, पानी और शौचालयों की सुविधा सुनिश्चित किए जाने की मांग की है। अब पीटीए ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया है कि उसने दोषी स्कूलों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। शिक्षा माफिया को सरकारी संरक्षण प्राप्त है। यानी अब तक जो राजकुमार आपने देखा होगा कि हर जगह हमें ये हम सुनते हैं अक्सर कि जो बच्चे होते हैं, अबोध बालक होते हैं, ठीक से दुनिया नहीं देख पाए होते हैं, दूसरी तीसरी चौथी क्लास के वह छात्र होते हैं, उन्हें तो इस बात का इल्म भी नहीं होता कि आखिर उनके घर वालों ने फीस भरा है या नहीं भरा है और ये फीस होती क्या है। लेकिन जब वह बच्चा अपने स्कूल जाता है और जिस तरीके से वहां के स्कूल टीचर उस बच्चे को क्लासरूम के बाहर खड़ा करते हैं, तो बच्चा कुछ समय के पश्चात ये विवश हो जाता है, ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिरकार उसे स्कूल प्रांगण के बाहर कैसे खड़ा कर दिया गया। और पेरेंट्स इसके ऊपर आवाज भी नहीं उठा पाते। उनसे सीधे सीधे कह दिया जाता है कि यदि आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने की क्षमता नहीं रखते हैं तो आप इसे सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। ये जो बगावत है, ये जो खबर है, आने वाले दिनों में एक विस्फोटक खबर बनेगी, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री विनोद तावड़े को समय रहते ये समझना होगा राजकुमार कि आप उन स्कूलों की मनमानी पर यदि लगाम नहीं कसेंगे तो आने वाले दिनों में हर बच्चा अपने पेरेंट्स के साथ सड़कों पर खड़े होकर काली पट्टी बांधकर सरकार ना सिर्फ स्कूल के खिलाफ बल्कि सरकार के खिलाफ भी विरोध प्रदर्शन करते पाया जाएगा। अच्छा, इसमें अगर एक चीज और अगर आप देखें तो दूसरी ये है कि कुछ ऐसे भी स्कूल हुए हैं जहां पे एक नया नियम बनाया गया है कि बच्चों के साथ साथ उनके पेरेंट्स की भी एक इंटरव्यू किया जाता है कि अगर उनके पेरेंट्स का वो लेवल है तो फिर बच्चे को स्कूल में दाखिला मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि ये गलत है कि जिसके माँ पिता किसी भी वजह से अगर अच्छी शिक्षा नहीं ले पाए तो उनका बच्चा भी अच्छी शिक्षा ना ले? इस बात से आप बात का अंदाजा लगा सकते हैं राजकुमार की रोज कुआं खोदो रोज पानी पियो की तर्ज पर जीवन यापन करने वाला एक निम्न स्तर का व्यक्ति अपने बच्चे को यदि शिक्षा हासिल करवाने के लिए किसी स्कूल में उसका दाखिला करवाता है और वो स्वयं अशिक्षित है तो वह इंटरव्यू के दौरान वो क्या कहेगा। और सबसे पहली बात यह है कि
ढेर सारी चीजें हैं और ये वक्त की जरूरत है। ऐसे में पेरेंट्स जो हैं उन्हें सामने खुलकर आना होगा, क्योंकि ये मामला किसी एक स्कूल का नहीं है, ये मामला किसी एक इलाके का नहीं है। और आपको बता दें, एक छोटा मासूम बच्चा अबोध, वह क्या कंप्यूटर चलाएगा, लेकिन यदि उसके फीस स्ट्रक्चर को आप देखेंगे तो उसमें कंप्यूटर एजुकेशन का भी फीस लिया जाता है। और ऐसे एक्टिविटी फीस हुई, फलाना ढेमका, कई प्रकार की चीजों का उसमें समावेश होता है। और कई स्कूलों ने तो हद कर दी है राजकुमार, उन्होंने अपने स्कूल के मरम्मत कार्य के लिए भी स्कूल के बच्चों से, यानी छात्र छात्राओं के पेरेंट्स से भी पैसे वसूलने शुरू कर दिए हैं। और बात की जाए यदि रिसिप्ट की, तो रिसिप्ट के नाम पर है ढाक के 3 पात। स्कूली किताब होते हैं, पुस्तक होते हैं, नोटबुक्स होते हैं, बुक्स होते हैं, स्कूल बैग होता है, तमाम चीजों की मोनोपोली मानो चल पड़ी है राजकुमार। ये आप बाहर से नहीं खरीद सकते, आप नहीं बाहर से खरीदते। और इसका ये लोग जो चार्ज करते हैं वो भी जो एक नॉर्मल चार्ज होता है उससे ज्यादा करते हैं। और पेरेंट्स की मजबूरी ये होती है कि ये चाहकर भी उसको बाहर से नहीं ले सकते, तो उनको वही चीजें 2 गुने और 3 गुने दाम में देनी पड़ती है। दूसरी चीज जो आपने कहा कि जो भी बच्चे हैं जिनके माता पिता कम पढ़े लिखे हैं, अशिक्षित हैं, उनको एक बार इसका विरोध करना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा जरूरत है सरकार की, क्योंकि जो अशिक्षित हैं, जो उस स्कूल तक कैसे भी करके पहुंचते हैं, तो उनकी शायद उतनी पकड़ नहीं होती या उनको उतनी जानकारी नहीं होती कि वो सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सके। तो ऐसे में एकदम सही बात कहा प्रिंस। इसी बात राजकुमार, इसी बात पे मैं आना चाहूंगा कि ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है कि वो कौन सा चैनल, किस चैनल से जाएं, प्रॉपर तरीके से जाएं, अपनी शिकायत वो कैसे और कहां और किससे दर्ज करवाएं, किसके समक्ष दर्ज करवाएं। पुलिस स्टेशन आप जा नहीं सकते, स्कूल का मामला होता है, स्कूल के भी अपने नॉर्म्स होते हैं। लेकिन स्कूल प्रबंधन की यदि बात करें तो स्कूल में जो रेवेन्यू जनरेट होती है उस पर उनका ध्यान होता है, ना कि शिक्षा का। वर्तमान शिक्षा प्रणाली से जिस प्रकार से राजकुमार दिशाहीनता बढ़ी है, उससे आपने सुना होगा, हमारे प्राचीन मनीषियों ने यह कहा था कि सा विद्या या विमुक्तये, अर्थात विद्या वह है जो मनुष्य को अज्ञान पाश से मुक्त करती है। लेकिन आज की वर्तमान शिक्षा प्रणाली को देखने के बाद आप ये अंदाजा ही नहीं, आप महसूस ही नहीं, बल्कि आपको ये कंफर्म हो जाएगा, आप उस पर मुहर लगा देंगे कि दिशाहीनता बढ़ी है। और बच्चों के अभिभावकों से नाजायज तरीके से पैसे वसूलना यह अपराध की श्रेणी में आता है। सरकार को ऐसे में सोचना होगा, खास करके इस विषय पर यदि हम बात करने जाएं राजकुमार, तो समय बीत जाएगा लेकिन ये बात समाप्त नहीं हो पाएगी। लेकिन हम अपने दर्शकों को समय समय पर ये चिताते आए हैं कि हम लगातार, हमारा ये चैनल सिर्फ न्यूज चैनल नहीं है बल्कि व्यूज चैनल है। हम मुहिम चलाते हैं, हम कैंपेनिंग करते हैं, और ऐसे में लोगों को एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म पर आना होगा जहां लेमन न्यूज उन्हें सादर आमंत्रित करता है अपनी आवाज वह बुलंद करें। बहरहाल इस पर हम फिर कभी चर्चा करेंगे राजकुमार। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। हापुस पर बेमौसम बरसात की मार, गर्मियां शुरू होते ही रसीले आमों के शौकीनों की भीड़ आम की दुकानों पर दिखने लगती है। इस दौरान बारिश से 30 से 40% हापुस बर्बाद हो गया। सप्लाई कम होने के बावजूद लोगों में ज्यादा डिमांड है। प्रति दर्जन 100 से 300 रुपए तक महंगा हुआ हापुस। बिक रही हैं पेटियां। उन पेटियों के बारे में हम बता दें लोगों को कि जिस तरीके से 1200 से 1500 रुपए प्रति पेटी वो आम की पेटी बेची जा रही है, उसे आप खरीदने से पहले 10 बार जरूर सोचेंगे, क्योंकि बाजार में इस दौरान बड़े पैमाने पर ऐसे आम जो विक्रेता है उस आमों की बिक्री कर रहे हैं, उसमें कई रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल करके उसे पकाया जा रहा है। ऐसे में आम के लिए जो पैसे का भुगतान आप करेंगे वो पैसा कहीं पानी में ना चला जाए। और साथ ही आपको आम की पेटी को तो आम की पेटी खरीदने के एवज में आम वाले को आपको पैसे देने होंगे, लेकिन डॉक्टरों को भी पैसे देने के लिए आप तैयार रहें। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बृहन्मुंबई महानगर पालिका के स्विमिंग पूल में एक लड़की की डूबकर मौत हो चुकी है। बीएमसी के घाट को पर स्थित ओडियन स्विमिंग पूल में एमकॉम की द्वितीय वर्ष की छात्रा कंचन सूर्यकांत रोड़े, जिसकी उम्र 21 साल के आसपास बताई जा रही है, वह डूब गई। पूल में ही बेहोश हो गई। लड़की को अस्पताल भेजा गया। अब पल्ला छुड़ाने के लिए
स्विमिंग पूल जो संचालक हैं उनके तरफ से एक खबर आई है कि लड़की को मिर्गी आ गई थी और वो बेहोश हो गई। हमारे पास समय की काफी कमी है, मुंबई की खबरों पर थोड़ा सा ध्यान दे दें। बिल्डरों को भूखंड का श्रीखंड, मुंबई का नया डेवलपमेंट प्लान, 16,961 एकड़ जमीन एनडी जोन से मुक्त, उद्योगपतियों को होगा लाभ, 45,000 एकड़ आरक्षित जमीन में कटौती। खास करके मुंबई का जो नया डीपी प्लान आया है राजकुमार, देवेंद्र सरकार पर किसानों की अनदेखी के आरोप के बाद, देवेंद्र फडणवीस की सरकार पर किसानों के अनदेखी के आरोप के बाद आम मुंबई की सामान्य जनता भी अनदेखी करने का आरोप लगा रही है। मुंबई के प्रस्तावित नए विकास प्रारूप जो डेवलपमेंट प्लान है उसमें बिल्डरों को लाभ पहुंचाने की बात कही जा रही है। विशेषज्ञ नए विकास प्रारूप में विकास वर्जित के 45,000 एकड़ में से 16,000 एकड़ जमीन बिल्डरों को देने का आरोप लगा रहे हैं। इसमें प्रशासन ने मुंबई में घर नहीं खरीद पाने की जनता के मन की उभरी टीस पर नमक छिड़कने का काम किया है। जिस तरीके से आर्थिक राजधानी मुंबई की जमीन की कीमतें लगातार आसमान छू रही हैं, और बात एक व्यक्ति राजकुमार एक ऐसी बीरबल की खिचड़ी है, ये एक फ्लैट खरीदना तो बड़ी मुश्किल सी बात है। इस आर्थिक राजधानी में एक झोपड़ा आप नहीं खरीद सकते, और यदि आप फ्लैट खरीदने जाते हैं तो वहां पर बिल्डअप, सुपर बिल्डअप, इन तमाम चीजों के उहापोह में आप फंस जाते हैं और आप निराश, हताश हो जाते हैं। आज एक फ्लैट खरीदने वाला व्यक्ति यदि जाएगा तो उसे कुछ पैसे प्रतिशत, कुछ औसत के एडवांस के रूप में उसे डाउन पेमेंट करने होते हैं। इसके अलावा जब वह अपना लोन के लिए प्रपोज करता है किसी बैंक को, तो बैंक उसके सामने लंबा चौड़ा एक कंडीशन अप्लाई कर देती है जिसे वह फुलफिल करने में परेशान हो जाता है। उसके बाद जब वह लोन हासिल करता है तो लोन की जो किस्त है उसे भरते भरते परेशान हो जाता है। यानी कि अब बिल्डरों को भूखंड का श्रीखंड देने का आरोप सरकार पर लग रहा है। विगत दिनों मुंबई महानगर पालिका प्रशासन ने मुंबई के विकास के लिए साल 2014 से साल 2034 तक नया विकास प्रारूप प्रस्तावित किया है। इसमें मुंबई की हृदय कही जाने वाली मैंग्रोव जंगल, छोटी पहाड़ी, तालाब, मीठी नदी और समुद्र के आसपास परिसर के विकास नियंत्रण नियमावली में विकास वर्जित क्षेत्र के तहत 45,000 एकड़ आरक्षित जमीन में कटौती की गई है। कौन कौन सी चीजें हैं राजकुमार? मैंग्रोव जंगल, छोटी पहाड़ी, तालाब और मीठी नदी और समुद्र के आसपास के परिसर। यानी अब जो चीजें बची हुई है उसे अब उस पर तलवार चलाने की कोशिश की जा रही है। एक बड़ा प्रश्न चिन्ह, इस उद्योगपतियों को लाभ कैसे पहुंचेगा ये हम आपको बता दें। ये खबर नवभारत की मुंबई इकाई मुंबई प्लस में आई है। इस वर्जित क्षेत्र में वड़ाला, मानखुर्द, भांडुप, चारकोप, मढ़, मारवे, गोराई, माहुल और संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान से सटे परिसर का समावेश है। प्रशासन ने जब अब नए विकास प्रारूप में 16,000 एकड़ जमीन को विकास के लिए विकास वर्जित क्षेत्र से खुला कर दिया है। अब प्रशासन के इस कदम को जनता ने बिल्डरों और उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने का कदम करार दिया है। अर्बन डिजाइन रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्यकारी निदेशक पंकज जोशी ने कहा कि इससे शहर में 46 करोड़ वर्ग फुट जमीन निर्माण कार्य के लिए उपलब्ध होगा और बिल्डर एफएसआई की अन्य तरह से कुल 128 करोड़ वर्ग फुट का निर्माण कार्य कर सकते हैं। इससे बिल्डर मोटा मुनाफा कमा सकते हैं। यानी कि इस आर्थिक राजधानी मुंबई को जिस तरीके से कुकुरमुत्तों की भांति यहां पर अलग अलग इलाकों में बिल्डिंग का निर्माण कार्य चल रहा है, एक प्रकार से इसे कंक्रीट का जंगल कहें तो इसमें कोई गुरेज नहीं होगा। आपको याद होगा जगजीत साहब की वो गजल कि ऊंचे ऊंचे इमारतों से मकान मेरा घिर गया, कुछ लोग मेरे हिस्से का सूरज भी खा गए। यानी अब एक इमारत के सट कर दूसरी इमारत, दूसरी इमारत से सटकर तीसरी इमारत। अब मुंबई का विकास जिस प्रकार से होना चाहिए वह जमीनी स्तर पर न होकर आकाश की तरफ जा रहा है, और 7 अट्टालिकाओं पर खड़ी इस मुंबई जिसका सौंदर्य देखते ही बनता है
सैलानी यहाँ बड़े पैमाने पर आते हैं, लेकिन अब पहाड़ों को काट दिया जा रहा है, मैंग्रोव्स को काट दिया जा रहा है, तालाबों को पाट दिया जा रहा है। चाहेंगे, आपने सही कहा कि मुंबई की एक बार फिर हरियाली पर तलवार चलाने की कोशिश की जा रही है। भाई इससे पहले ही मेट्रो के जो नए फेज बन रहे हैं आर्य कॉलोनी में, उसको लेकर लोगों ने विरोध किया और उसके बाद अब ये नया जो फंडा आपने बताया, मैंग्रोव काटे जाएंगे। तो एक तरफ सरकार कहती है कि पर्यावरण को हम बढ़ावा देंगे, लेकिन वहीं दूसरी तरफ आपने कहा कंक्रीट का जंगल तैयार करने की पूरी कोशिश की जा रही है। तो फिलहाल पर्यावरण को नुकसान करने के पीछे सरकार विकास तो चाहती है, लेकिन उस विकास के चलते जो आगे आने वाली परेशानियां होंगी, जो अरे लोगों को परेशानियां मिलेंगी, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बड़ी होती नजर आ रही हैं। फिलहाल हमारे आज के इस पूरे गुड मॉर्निंग शो के लिए संजय जी आपने इतनी जानकारी दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम अपने नए शो के साथ, कुछ नई खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।